नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। कि आप सभी जानते हैं मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं हमारी चेतिस पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2, यानी कि पाठ 2 को हम पढ़ रहे हैं। और इससे पहले जो हमने पाठ पढ़ा था वो था हमारा पाठ 1, जिसका नाम था दो बैलों की कथा। और उसके बाद हमने शुरू किया था अपना दूसरा चैप्टर जिसका नाम था लासा की ओर। और ये एक यात्रा वृतांत है। तो इससे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी जो क्षितिज पाठ्य पुस्तिका है इसमें आपके गद्य और काव्य दोनों ही खंड हैं। और जो आपके गद्य खंड से संबंधित चैप्टर्स हैं उसमें भी आपके विभिन्न अलग अलग विधाओं में जो है चैप्टर्स लिखे गए हैं। तो जैसे आपका पहला चैप्टर था वो कहानी विधा में लिखा गया था, और ये चैप्टर जो है ये एक यात्रा वृतांत के रूप में राहुल संकृत्यायन जी द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर जो हमने राहुल संकृत्यायन जी के बारे में लास्ट सेशन में पढ़ा था कि किस तरह से उन्होंने श्रीलंका जाकर जो है अपना धर्म परिवर्तित किया और वहां पर जाकर वो उन्होंने क्रिश्चियन धर्म जो है अपनाया, और उसके बाद वो राहुल संकृत्यायन जी के नाम से प्रसिद्ध हुए और वैसे उनका नाम दूसरा है। और इस तरह से उनकी क्योंकि वो यात्रा उन्होंने हिंदी साहित्य में जितने भी अपने लेख लिखे हैं, जितने भी अपने वृतांत लिखे हैं, तो काफी बड़ा जो योगदान है उनका हिंदी साहित्य में है। जिससे जैसे मैंने बताया कि उन्होंने लगभग बहुत सारे देशों की यात्रा की और भारत में भी उन्होंने जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक की यात्रा की। और ये जो चैप्टर लिखा गया है ये उनकी पहली तिब्बत यात्रा का चैप्टर है कि उन्होंने पहली बार जब तिब्बत यात्रा की थी तो उस टाइम पर उन्हें किस तरह के अनुभव हुए। तो लास्ट सेशन में हमने अपने चैप्टर को काफी हद तक पढ़ लिया था, और उससे पहले भी एक सेशन पहले भी हमने इस चैप्टर के बारे में बहुत सारी चीजें जो है जान ली थी कि क्या कुछ इस चैप्टर में दिया गया है। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि जो यात्रा उन्होंने यहाँ पर की थी वो अपने एक मित्र के साथ की थी जो जिनका नाम सुमति है। और वो कहते हैं कि जैसे नेपाल जाने का उस टाइम पे नेपाल जाने का जो है मुख्य रास्ता वही था, क्योंकि भारतीयों को तिब्बत जाने का जो मुख्य रास्ता था वो वही था। भारतीयों को तिब्बत यात्रा की जो है परमिशन नहीं थी। तो जो भी चाहे फौजी जाते थे, चाहे व्यापारिक लोग जाते थे, व्यापार का सामान लेकर जो जाते थे, सब उसी रास्ते से जाते थे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर ये भी बताया कि इस तरह से यहाँ पर क्योंकि पहले यहाँ पर फौजी जो है चीनी जो है फौजें रहा करती थी, तो उस टाइम पे कारण यहाँ पे बहुत सारे चीनी किले चौकियां बने हुए हैं। तो अब जो है ये वीरान है क्योंकि अब यहाँ पर चीनी फौज नहीं रहती है, तो चीनी पलटन नहीं रहती है और थोड़ा बहुत किसानों ने अपना बसेरा बसाया हुआ है। और कुछ जो परित्यक्त किले हैं उनमें जो है जो भिखारी या फिर जो आते जाते यात्री होते हैं वो वहां पर ठहरते हैं और अपने लिए चाय पानी बनाते हैं, अपने लिए एक तरह से खाने पीने का इंतजाम करते हैं, रहते हैं। तो यहाँ पर जो हमने बहुत अच्छी बातें जानी थी तिब्बत के बारे में और तिब्बत की यात्रियों के बारे में। तो जैसे हमने कहा था कि तिब्बत में यात्रियों के लिए अगर बहुत सारी तकलीफें हैं तो बहुत सारी अच्छी चीजें भी हैं। तकलीफें क्यों हैं, जैसे हमने आपको बताया कि किस तरह से उन्होंने डांडा तोड़ला की जब यात्रा की, जब वो डांडे पे पहुंचे तो वहां के बारे में उन्होंने बताया कि डांडे में किस तरह से लोगों को एक तरह से मार दिया जाता है डाकुओं के द्वारा, ठीक है ना। उसके बाद उनसे सामान छीना जाता है, पहले उन्हें मार दिया जाता है। तो इस तरह से डांडे के बारे में हमने पढ़ा। तो यात्रियों के लिए तकलीफ तो बहुत है, इसीलिए जो उन्होंने ये यात्रा की वो एक छद्म के वेश में की, एक भिखारी के वेश में की। और वो कहते हैं कि जहां कहीं भी हमें इस तरह का फील आता था कि अब हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, या इस तरह के लोग उन्हें लगते थे संदेहास्पद जो लोग होते थे उनको देखकर, तो वो क्या करते थे, वो कहते हैं कि हम लंबी जीभ निकाल लेते थे और फिर कूची कूची यानी कि दया दया करके दया करिए करके भीख मांगने लगते थे। और वो इस तरह से उन्होंने बताया कि वहां पर जो सबसे अच्छी चीज है कि वहां पर जाति पाति का उस टाइम पर भी जाति पाति छुआछूत का कोई सवाल नहीं है, और ना ही औरतों के लिए वहां पर कोई पर्दा प्रथा है। केवल जो निम्न श्रेणी के भिखमंगे आते हैं
बिल्कुल जो एकदम लो लेवल के भिखारी होते हैं, उनको छोड़कर बाकी सबको घर के अंदर आने की अनुमति होती है। और अगर आपको लगता है कि आपकी चाय आपके सामान से अच्छे से नहीं बनाई जा रही है, तो आप अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। और चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो, तो वहाँ पर जो है अगर आप बिल्कुल अपरिचित भी हो, तब भी जो घर की बहू होगी या सासू होगी, वो अपने एक तरह से आपको चाय परोस देगी। यानी कि वहाँ पर जैसे हमने कहा कि एक कोई भी इस तरह का पर्दा प्रथा या कोई भी ऐसी भावना लोगों के मन में नहीं थी। और ये सबसे बढ़िया बात वहाँ पर बताई गई है। और उसके बाद जैसे हमने यहाँ पर बताया कि किस तरह से उन्होंने अ, बताया कि जब उन्होंने दूसरी यात्रा की थी, पहली बार तो उन्हें वहां पर रहने के लिए काफी अच्छी जगह मिल गई थी, काफी एक तरह से अच्छी जगह पर रहे थे वो। लेकिन वो कहते हैं जब वो दूसरी बार जब वो वहां पर गए, तो उन्हें किसी ने वहां पर रहने के लिए जगह नहीं दी। और उन्होंने कहा ये शायद इंसान की मनोवृत्तियों पर निर्भर करता है, उसकी उस टाइम पे कैसी मनोवृत्ति है, कैसी मनस्थिति है, उस पर डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा वहां पर अक्सर जो है लोग शाम के समय जो है छड़ पीकर, छड़ यानी कि जो जैसे मैंने बताया कि उनकी जो लोकल शराब है, ठीक है, शाम के वक्त छड़ पीकर जो है वो बहुत कम ही होशो हवास को दुरुस्त रख पाते हैं, यानी कि बहुत कम होशो हवास में वो होते हैं उस टाइम पर। तो इसीलिए शायद उनको दूसरी बार जो है उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं मिला, उतनी अच्छी उन्हें सत्कार नहीं मिला। और उन्होंने यहाँ पर बताया कि यहाँ की जो ऊंचाई थी, सबसे विकट जो स्थान है वो है डांडा फोल्डा, ठीक है, जिसकी ऊंचाई लगभग 16-17 हजार फीट की है। और वहां पर जो है किसी का भी कोई मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर कोई संसाधन जो है उपलब्ध नहीं है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोने के कारण बहुत दूर तक वहां पर आदमियों को नहीं देखा जा सकता, इसीलिए वहां पर डाकुओं का जो है पहरा हमेशा रहता है। ठीक है ना, तो ये मैंने क्लियर कर दिया था कि किस तरह से वो दिन दहाड़े जो है खून कर देते हैं इंसान का। और जैसे यहाँ पर मैंने दूसरी चीज बताई थी कि वहां पर हथियार का कोई कानून नहीं था, इसीलिए वहां पर लोग जिस तरह से हम यहाँ पर हाथ में डंडा लेकर जाते हैं, तो उस तरह से वहां पर जो है हाथ में लोग पिस्टल या एक तरह से बंदूक लेकर जाते थे। ठीक है ना, तो वो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर क्लियर की थी। और उसके बाद उन्होंने अपने मित्र सुमति से एक तरह से जब वो बहुत ज्यादा लटकोर के लिए जब वो निकले, तो उन्होंने अपने मित्र सुमति से कहा कि अब हम इतना सारा सामान जो है लाद कर नहीं ले जा सकते, तो अब हमें घोड़ों की जरूरत पड़ेगी। तो सुमति ने घोड़े का इंतजाम किया। अब वो समुद्र तल से 17 से 18 हजार फीट की ऊंचाई पर खड़े थे। और वो कहते हैं कि हमारे दक्षिण 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 यानी कि दक्षिण से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। भाटे की ओर देखने वाले पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। अब देखिए क्यों थे? क्योंकि ना तो वहां पर बर्फ की सफेदी थी। देखिए एक वहां पर जो है इतना ऐसा टाइम आ चुका था कि वहां की सारी बर्फ जो है पिघल गई थी। और साल में लगभग 7 से 8 महीने बर्फ रहने के कारण वहां पर किसी तरह की कोई हरियाली नहीं थी, यानी कि किसी तरह का कोई पेड़ पौधा वहां पर नहीं था। तो इस तरह से उन्होंने जब देखा कि जब वो सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों का ढेर था और जानवरों की सींगों और रंग बिरंगी कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। तो ये हमने आपको बताया कि कपड़ों की झंडियां क्या होती हैं। कपड़ों की झंडियां, तो हमने कहा तिब्बत जो है वहां पर बौद्ध धर्म के लोग ज्यादा रहते हैं, तो इसीलिए वहां पर बौद्ध धर्म को माना जाता है। और वहां पर जो है जो ये हरी रंग बिरंगी जो हम झंडियां कह रहे हैं, ये बौद्ध पताकाएं कहलाती हैं। तो इस तरह से अब वहां पर उन्होंने यात्रा करना प्रारंभ किया, वो भी घोड़े से। तो वो कहते हैं कि उनका घोड़ा जो है बहुत थोड़ा सा सुस्त पड़ता जा रहा था, यानी कि सुस्त चल रहा था, धीरे चल रहा था। और उनको लगा कि शायद चढ़ाई के कारण ऐसा हो रहा होगा। क्योंकि जब उन्होंने रास्ते में जब वो घोड़ा आगे नहीं जा रहा था, तो उन्हें लगा कि एक तरह से ये इसको चढ़ाई पर नहीं चढ़ पाने के कारण ये इस तरह से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे, एक जगह से दो रास्ते
फूट रहे थे, मैं बाएं का रास्ता ले 1.5 मील चला गया। अब देखिए उनको एक जगह से, क्योंकि वो थोड़ा सा पिछड़ गए थे, जो बाकी उनके साथी थे उनके साथ जब वो जा रहे थे तो वो थोड़ा सा पिछड़ गए थे, क्योंकि उनका जो घोड़ा था वो थोड़ा सा सुस्त चल रहा था, वो थोड़ा सा धीरे चल रहा था, तो इसीलिए वो कम से कम 1-1.5 मील जो है अपने साथियों से पिछड़ गए थे। लेकिन जब वो आगे गए तो वहां पर उन्होंने देखा कि 2 रास्ते फूट रहे हैं, आगे से 2 रास्ते हैं। तो वहां पर आसपास कोई झोपड़ी या घर होगा, वहां पर उन्होंने पूछा, तो उन्हें पता चला कि लडकोर का जो रास्ता है वो दाहिने वाला है। ठीक है ना, लडकोर का जो रास्ता था वो दाहिने वाला था। अब वो फिर वापस लौटकर उसी रास्ते को पकड़ा, यानी कि वो 1-1.5 मील जो है वो गलत रास्ते पर आगे बढ़ चुके थे, क्योंकि वो अपने साथियों से जो है छूट गए थे, अपने साथी उनके आगे निकल गए थे। उनका घोड़ा जो है काफी जो है स्लो चल रहा था, धीरे चल रहा था। 4-5 बजे करीब मैं गांव से मील भर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। वो कहते हैं कि जब शाम को 5 बजे मैं गांव के पास था तो मुझे वहां पर सुमति इंतजार करते हुए मिले, और मंगोल का मुंह वैसे ही लाल होता है। वो कहते हैं कि मंगोलों का मुंह तो वैसे भी लाल होता है, जो मंगोले होते हैं उनका मुख वैसे ही लाल होता है, लेकिन अब तो वो पूरे गुस्से में थे। अब वो पूरे गुस्से में थे। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे फूंक डाले, 3 बार चाय को गर्म किया, मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रख रहा था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी वह ठंडा भी हो जाता है। उनके मित्र जो है सुमति, वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। कहते हैं कि मैंने 3 टोकरी कंडे फूक दिए। कंडे क्या होते हैं? गोबर के उपले, ठीक है ना, जो गोबर से बनाए जाते हैं कंडे। तो वो अब एक सुनसान जगह पर थे, गांव में थे, एक अनजान गांव में, तो जहां पर वो ठहरे हुए थे उन्होंने वहां पर कंडे जलाए हुए थे, ताकि थोड़ा बहुत जो है गर्मी भी हो और थोड़ा बहुत एक तरह से उजाला भी रहे, और जब आसपास ऐसे सुनसान जगहों पर इंसान रहता है तो वहां पर वो आग जलाकर रहता है, ताकि आसपास जो है कोई प्राणी जीव जंतु ना आए। तो वो कहते हैं मैंने 3 टोकरी कंडे फूक डाले, तब से कब से मैं आग जलाकर बैठा हूँ, 3-4 बार मैंने चाय गर्म कर दी है। तो वो कहते हैं कि मित्र, मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आपको पता है मुझे कैसा घोड़ा मिला हुआ है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि मुझे शायद रात हो जाएगी, लेकिन फिर भी मैं समय पर पहुंच गया। तो वो कहते हैं कि सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी उनका गुस्सा ठंडा भी हो जाता है। लडकोर में एक अच्छी जगह पर वो ठहरे हुए थे, और जहाँ यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले उन्हें चाय सत्तू मिला खाने में, और रात को गर्मा गर्म थुप्पा। अब देखिए, जो थुप्पा होता है आपने देखा होगा, जो हमारे नूडल्स होते हैं, इंडियन जो नूडल्स होते हैं जिसे हम चाउमीन कहते हैं, ठीक है ना, थुप्पा जो होता है वो उसी का सूपी नूडल्स एक तरह से हम उसको कह सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो है भोजन उसी तरह का होता है, उसी तरह का खाना खान पान होता है उसी तरह का। तो जो भी वहां पर बनाया जाता है, जैसे अगर आप नूडल्स भी बनाते हैं तो वो नूडल्स को भी सूपी नूडल्स बनाते हैं, यानी कि उसी में वो सब्जियां डाल देते हैं, उसी में नूडल्स डाल देते हैं, और नूडल्स भी वो घर पर ही बनाते हैं, खुद बनाते हैं, आटे से बनाते हैं या तरह तरह की चीजों से बनाते हैं, और फिर वो उसको क्या कहते हैं, सूपी नूडल्स बना देते हैं, जिसको थुपका कहते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं कि उस टाइम पे हमने फिर नाश्ते में जो है पहले तो चाय सत्तू खाया, और फिर रात को हमने डिनर में गर्मा गर्म थुपका खाया, यानी कि इस बार भी उन्हें एक अच्छी जगह जो है मिली हुई थी रहने के लिए। हम तिरड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा एक टापू मालूम होता था, जिसमें एक दूर तक एक छोटी पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिरड़ी समाधि गिरी। तो कहते वैसे तो वो एक बिल्कुल बहुत बड़ा मैदान था, ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ये एक टापू है, और इसी पर एक छोटी सी पहाड़ी थी जिसका नाम तिरड़ी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चीरी बत्तियों के गड्ढे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गंडा बना लेते थे। वह अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यह तो हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे।
अब देखिए यहाँ पर ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा कि जो उस जहाँ पर वो ठहरे हुए थे उसके आसपास जो है सुमति के यजमान थे। यजमान कौन होते हैं? जैसे जो पंडित जी होते हैं, जिनके घर में पंडित जी पूजा करने जाते हैं, यानी कि प्रॉपर जिनके घर में वो जाते हैं। ऐसा होता है ना कि आज गए और फिर कभी नहीं गए, ऐसे वाले नहीं। जिसके घर में हमेशा जाते हैं वो यजमान कहलाते हैं, यानी कि पहले उनके पिताजी जाया करते थे, फिर वो जाया करते थे। तो उनका एक पीढ़ी दर पीढ़ी जो है पूजा पाठ करने का एक तरह से काम है। और फिर वो उनके जो यजमान है, यानी कि जिन जिन के घर वो जाया करते हैं वो। और पहले के टाइम पे ये कॉटन नहीं हुआ करता था, यानी कि रुई की बत्तियां नहीं हुआ करती थी। तो बोध गया जाकर, ठीक है, गया काशी जाकर या बोध गया जाकर कपड़े की चिरी हुई बत्तियां, व्हाइट कलर का कॉटन का कपड़ा होता था, और उस कॉटन के कपड़े को चीर चीर कर, यानी कि फाड़ फाड़ कर उससे एक इतनी साइज की, मतलब जितना कि दिए में आ सके उतनी जो है बत्तियां बनाई जाती थी। तो ये काम जो है पंडित जी का होता था कि वो अपने सारे यजमानों को ये बत्तियां बांटते थे। तो जैसे वैसे तो ये सारा काम होता था बोध गया से लाए गए स्पेशल कपड़े से, यानी कि चिरी हुई बत्तियों के लिए जो कपड़ा होता था वो स्पेशल वहीं से आता था। लेकिन जब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है भाई हर इंसान रोज बोध गया जाएगा, ठीक है, तो कोई भी जो कॉटन का कपड़ा होता था, साफ सुथरा कपड़ा होता था, नया कपड़ा जो होता था, उसको फाड़ कर बत्तियां बना दी जाती थी और फिर वही जलाई जाती थी तेल डालकर। ठीक है ना, तेल घी जो भी डालकर जलाते थे उस टाइम पे। तो एक तरह से अब वो अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे, क्योंकि अगर वो यजमानों के पास जाएंगे तो थोड़ा बहुत वहां पर इनकम भी होगी, अच्छा खाना पीना मिलेगा, सम्मान मिलेगा। तो इस तरह से वो उन्होंने उनको लगा, लेखक को लगा कि ये तो अब थोड़ा हफ्ता भर उधर ही लगा देंगे, यानी कि सबके घर जाएंगे, एक एक दिन अगर सबके घर पर रुकेंगे तो फिर ये हफ्ता भर वहीं लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहसा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। तो यानी कि लेखक कहते हैं, मैंने उनसे कहा कि तुम्हें जिस गांव में ठहरना है, यानी कि आज हमें जिस गांव में ठहरना है, तुम बस उसी गांव में जाकर डंडे बांट कर आ जाओ। और यानी कि जितना भी तुम्हारा नुकसान होगा, बाकी जगह तुम मत जाना, क्योंकि हफ्ता भर लग जाएगा तो टाइम सारा यही वेस्ट हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि अगर तुम, मतलब हम लास्ट में जब हम लहासा पहुंच जाएंगे तो वहां पहुंचकर मैं तुम्हारा जो भरपाई होगी, नुकसान जो तुम्हारा हुआ होगा, वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सुमति ने इस बात को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन हमने भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई भी नहीं मिला। भरिया यानी कि जो भार ढोने वाला होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा गाँव में भी आजकल जो है, पहले के टाइम पे लोग खुद अपने सर पर रखकर लेकर जाया करते थे, पीठ पर लगाकर लेकर जाया करते थे। लेकिन गाँव में भी आजकल जो है थोड़ी थोड़ी जगह के लिए भरिया होते हैं, यानी कि जो हमारे सामान को लादकर हमारे घर तक ले जा देते हैं, पहुंचा देते हैं, हेल्प करते हैं, हेल्पर। ठीक है ना। सवेरे ही वो चल दिए, और चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है, यद्यपि घोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढक ले, थोड़े से मोटे कपड़े से सिर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। वो कहते हैं कि तिब्बत की धूप भी बहुत तेज होती है, लेकिन थोड़ा सा मोटे कपड़े से अगर सर को ढक ले तो गर्मी खत्म हो जाती है। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रहे हैं, ललाट धूप से जल रहा है, पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी चीजें लादी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति परिचित तिरड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। तो सुमति के जो परिचित थे वो तिरड़ी में भी थे, लेकिन वो अपने एक खास यजमान से मिलना चाहते थे। इसीलिए आदमी मिलने का बहाना करके शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। कि उन्होंने वहां पर बहाना किया कि मुझे किसी आदमी से मिलना है और वहां पर हमें एक आदमी मिलने वाला है। ये कहकर वो शेखर विहार की तरफ जानबूझ के निकल गए, उनको भी, लेखक को भी लेकर गए। तो कहते हैं तिब्बत की जमीन बहुत छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई है। अब देखिए यहाँ पर ये चीज मैंने आपको शुरुआत के दिन बताई थी, जो जो मेन पार्ट थे वो मैंने शुरुआत के दिन आपको क्लियर किए थे। तो उनमें से मैंने ये भी आपको बताया था कि वहां पर जो होता है, हर एक, जैसे हमारे यहाँ होता है ना कि मेरी इतनी जमीन है, मेरी इतनी है, मेरी इतनी है, मेरी इतनी है, यानी कि
वहां पर किसी की पर्सनल कोई जमीन नहीं होती, वहां पर छोटे बड़े जागीरदारों में जमीनें बटी हुई होती हैं और इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठों और विहारों के हाथ में होता है। और ये जो जागीरदार होते हैं इनका भी बहुत सारा हिस्सा जो है मठों और विहारों के हाथ में होता है। अपनी अपनी जागीर में हर एक जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए वह मजदूर बेगार में ले लेता है। खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई भिक्षुक भेजा जाता है। ठीक है, जो एक मेन जो लैंड जो होती है वो अलग अलग जागीरदारों में बटी रहती है। कुछ छोटे जागीरदार होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, और उनका ज्यादातर हिस्सा जो है वो मठों के लिए जाता है। ठीक है ना। और कुछ जागीरदार कुछ जो पार्ट होते हैं जमीन का, कुछ जो हिस्सा होता है उस पर खुद खेती करते हैं और उसके लिए उसकी देखभाल के लिए वहां पर भिक्षुओं को भेजा जाता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं उनको वहां भेजा जाता है। जो जागीर होता है, जागीरदार जो आदमी होता है, वो किसी राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु नमसे बड़े भद्र पुरुष थे। अब देखिए, जो जागीरदार होता है वो वहां का राजा समझा जाता है, क्योंकि पूरे एरिया की जो प्रॉपर्टी होती है, जमीन जो होती है वो उसकी होती है। ठीक है ना। और वो कहते हैं कि यहाँ का शेखर विहार का जो मुखिया थे भिक्षु नमसे, वो बहुत ही भद्र पुरुष थे। वह हमें प्रेम से मिले। हालांकि उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। वो कहते क्योंकि हम तो एक छदन के वेश में थे, हम एक भिखारी के वेश में थे, फिर भी वो हमसे बहुत प्रेम से मिले। और एक अच्छा मंदिर वहां पर था जिसमें कुंजरू कुंजरू यानी कि बुद्ध वचन का अनुवाद की हस्तलिखी 103 पोथियां रखी हुई थी। जो बौद्ध के भगवान बौद्ध के जो कुंजरू जो यानी कि उनके जो वचन थे उनका जो अनुवाद था, उसकी हस्तलिखित प्रतियां, हस्तलिखित यानी कि हाथ से लिखी हुई प्रतियां, एक प्रतियों की 103 पोथियां वहां पर रखी हुई थी। तो वो कहते हैं मेरा आसन भी वहीं पर लगा, क्योंकि लेखक को पढ़ने का, लिखने का और चीजों से कनेक्ट होने का, चीजों के बारे में जानने का बहुत ज्यादा शौक था। तो जब वो यहाँ पर पहुंचे शेखर विहार में, तो उन्होंने देखा कि वहां पर एक बहुत ही सुंदर मंदिर था और उस मंदिर पर बौद्ध जो प्रवचन थे उनका उनका अनुवाद, यानी कि जिस भी भाषा में वो लिखे गए होंगे उसका अनुवाद वहां पर रखा था। और वह अब वो कहते हैं मेरा आसन भी वहीं लग गया, क्योंकि सुमति को तो अपने यजमान से मिलने जाना था। तो वो कहते हैं मेरा आसन अब उन्हीं किताबों के बीच में लग गया। तो वो कहते हैं कि वो सब हस्तलिखित प्रतियां थी और बड़े मोटे कागज पर बहुत ही अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। सारी हस्तलिखित प्रतियां थी, यानी कि कोई भी छपी हुई नहीं थी, सब हाथ से लिखी हुई थी 103 प्रतियां। और वो कहते हैं कि बहुत ही सुंदर अच्छे अक्षरों में मोटे कागज पर लिखी हुई थी और एक एक पोथी का वेट 15-15 सेर से कम नहीं होगा, क्योंकि काफी मोटे मोटे पन्ने थे और सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा हुआ था। तो एक पोथी जो थी, एक पुस्तक जो थी, उसका वेट कम से कम 15-15 शेर से कम नहीं था, 15 शेर से कम नहीं था। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। तो सुमति ने फिर से लेखक से पूछा, क्या मैं आसपास के अपने यजमानों के पास जा सकता हूँ? तो क्योंकि लेखक कहते हैं कि अब मैं पुस्तकों के भीतर था। आपके एग्जाम में जो प्रश्न आएगा वो इससे रिलेटेड जरूर आएगा। इस बात को जरा नोट कर लीजिएगा कि क्या अर्थ है इसका। अब मैं पुस्तकों के भीतर था। तो ये जो लाइन है यहाँ पर, जैसे मैंने बताया कि इस लाइन से उनका किताबों के प्रति जो प्रेम है वो सबसे पहले झलकता है कि वो कितने ज्यादा शौकीन है पढ़ने लिखने के। जैसे ही उन्होंने एक मंदिर देखा जहाँ पर ढेर सारी बौद्ध प्रवचनों की प्रतियां रखी हुई थी, तो अब वो उन्होंने वहां पर आसन जमा लिया और एक एक करके पढ़ना उन्होंने उनको शुरू कर लिया। तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं किताबों के बीच में था, यानी कि जब वो किताबों में होते हैं तो फिर वो बाहरी दुनिया से उन्हें कोई मतलब
नहीं रहता है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं। तो वो कहते हैं जहां उनको अभी तक सुमति का इधर उधर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, वहां वो कह रहे हैं कि इसीलिए अब मैंने उसे जाने के लिए कह दिया, क्योंकि अब वो पूरी तरह से किताबों में थे, वो पूरी तरह से किताबें पढ़ने में डूबे हुए थे। तो वो कहते हैं कि वह दूसरे दिन गया, यानी कि उस दिन वो नहीं गए क्योंकि शाम हो चुकी थी, और वो उस दिन नहीं गए, वो दूसरे दिन वहां से गए। और लेखक कहते हैं मैंने समझा वह 2-3 दिन तो जरूर लगाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है शिखर विहार और सबके घर में जाना और रहना फिर। तो लेकिन वो कहते हैं कि वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए, यानी कि उसी दिन दोपहर के बाद वह वापस भी आ गए। उसके बाद तिरड़ी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। वो कहते हैं उसके बाद जो तिरड़ी गांव था वो वहां से बहुत दूर नहीं था, और हमने फिर से अपना सामान अपनी अपनी पीठ पर उठाया और भिक्षु नमसे जो थे उनसे विदाई लेकर वहां से चल पड़े, लहसा की ओर प्रस्थान कर दिया। इसीलिए चैप्टर का नाम है लहसा की ओर, यानी कि जो लहसा के रास्ते में, यानी कि लहसा पहुंचने से पहले जिस तरह का उनको अनुभव हुआ, जो जो चीजें उन्होंने वहां पर देखी, सुनी, समझी, वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। मैं आशा करती हूँ कि जिन बच्चों ने ध्यान पूर्वक इन 3 सेशंस में इस चैप्टर को पढ़ा होगा, काफी हद तक उन्हें ऐसा फील हो रहा होगा, ऐसा अनुभव हुआ होगा कि वह स्वयं भी तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि यात्रा वृतांत को जब आप पढ़ते हैं तो आपको भी बहुत सारी रोचक चीजें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, बहुत सारी मजेदार चीजें आपको पता चलती हैं किसी भी दूसरी जगह के बारे में, वहां की सभ्यता संस्कृति के बारे में, वहां के रहन सहन के बारे में, वहां के खान पान के बारे में। तो जैसे कि मैंने बताया कि भ्रमण जो है इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है और बहुत ज्यादा एक तरह से मजेदार भी है। तो लेखक ने अपनी बहुत ही सुंदर यात्रा का वर्णन यहाँ पर किया लहसा की ओर जब वो जा रहे थे, और मैं आशा करती हूँ कि ये चैप्टर आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए पार्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। अब पाठ से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जिनको मैं आपको होमवर्क में देती हूँ, और एक बार यहाँ पर इन्हें पढ़ लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न हैं। क्योंकि देखिए लगभग 7 प्रश्न दिए गए हैं, ये पाठ्य पुस्तिका से संबंधित ही है, यानी कि इसी चैप्टर से रिलेटेड है। तो इनको एक बार पढ़ लें, समझ लें। और जैसे कि मैंने आपको बताया लगभग 3 सेशन से हम एक चैप्टर को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने तिब्बत के बारे में, नेपाल के बारे में, लहासा के बारे में, या वहाँ की सभ्यता संस्कृति के बारे में, वहाँ के खान पान के बारे में, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में, सारी चीजें लगभग यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो मैं आशा करती हूँ कि अब आप प्रश्नों के उत्तर करने में कोई दिक्कत महसूस नहीं करेंगे। एक बार पढ़ लेते हैं, घर पर कोशिश कीजिए नोटबुक में लिखने की, आंसर्स को रफ में लिखिए भले ही। अगर कोई दिक्कत परेशानी होती है तो नेक्स्ट सेशन में हम पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर यहाँ पर जरूर डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला, थोरला के पहले आखिरी गांव पहुंचने पर भिकमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को रहने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका। तो देखिए एक चीज तो ये थी कि वहां पर जो है पहले जो उन्हें भिकमंगे के वेश में पहुंचने के बावजूद भी उन्हें अच्छा स्थान मिला, क्योंकि वहां पर जैसे मैंने बताया कि जो जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है। लोग आसानी से जो है विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, हेल्प करते हैं। तो पहले दिन उन्हें काफी अच्छी जगह मिली एक भिखारी के वेश में जाने पर भी, और काफी अच्छे से उनको ट्रीट किया गया। लेकिन जब वो कहते हैं दूसरी बार वो जब थोरला पहुंचे तो उस टाइम पर उन्हें बिल्कुल भी, उस टाइम पे जबकि वो एक भद्र व्यक्ति के वेश में गए थे, यानी कि एक अच्छे कपड़े पहनकर अच्छे तरीके से गए थे, लेकिन क्योंकि वो कहते हैं वहां पर शाम के समय जो है लोग छड़ पी लेते हैं। छड़ जो जैसे मैंने कहा कि वहां की जो लोकल मदिरा होती है उसको पी लेते हैं, जिस कारण जो है वो उसी के मद में डूबे रहते हैं। और ये एक उस वक्त की लोगों के मनोभाव भी होते हैं, मनस्थिति भी होती है कि वो उस स्थिति में है या नहीं है, वो आपको रुकाना चाहता है या नहीं रुकाना चाहता, या उसको आपसे कोई मतलब है या नहीं।
तो दूसरी बार जब वो गए तो उन्होंने कहा वो शाम के समय पहुंचे थे और उस टाइम पे वहां पर ज्यादातर लोग जो है छठ पीकर अपने आप में खोए रहते हैं और उनको कोई मतलब नहीं रहता, तो इस कारण उन्हें दूसरी बार अच्छी जगह नहीं मिल पाई। उस समय तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था। तो देखिए हथियार का कानून नहीं था, तो वहां पर जो डाकू थे वो तुरंत ही जो है क्या कर देते थे, मार देते थे लोगों को। पहले वो जान से मार देते थे और उसके बाद जो है वो सामान जो है जुटाते थे। लेखक लडखोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण पिछड़ गए, क्योंकि उनका घोड़ा जो है वो बहुत सुस्त चल रहा था, बहुत धीरे चल रहा था और जैसे जैसे वो उसको आगे बढ़ा रहे थे वो और ज्यादा सुस्त होता जा रहा था, जिस कारण वो अपने साथियों से पिछड़ गए थे और फिर वो वहां से उन्हें रास्ता मालूम नहीं था और वो गलत रास्ते पर चल पड़े थे और 1-1.5 मील लगभग आगे गलत रास्ते पर वो निकल गए थे, जिस कारण उन्हें वहां से फिर उतना वापस आना पड़ा और वो काफी लेट अपने साथियों से हो चुके थे। लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। जब देखिए शेखर विहार में वो थे तो उन्होंने अपने मित्र या सहयात्री सुमति उसको यजमानों के पास जाने से रोका, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि ज्यादा समय लगे, ज्यादा समय वेस्ट हो। और दूसरी बार क्योंकि जब वो किताबों में खो चुके थे, वो किताबों के बीच थे, तो ये उनका सबसे बेस्ट टाइम था और उनको उस टाइम पे बाहरी दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, तो इसीलिए उन्होंने सुमति को आसानी से एक तरह से दूसरी बार में रोकने का प्रयास नहीं किया। अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए। उस समय तिब्बती समाज कैसा था और अब मैं पुस्तकों के भीतर था। ये तीनों ही प्रश्न जो है बहुत ही इजी हैं और ये तीनों ही आपके लिए होमवर्क में है। तो सारे के सारे प्रश्न वैसे अपनी नोटबुक में करने का प्रयास करें और कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो नेक्स्ट सेशन में जरूर डिस्कस करें। तो इस तरह से हमारा आज का चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा। कोई भी डाउट हो नेक्स्ट सेशन में क्लियर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। आज का दिन शुभ।